अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से इस पाक बरकत महीने की मुबारकबाद। दुआओं में याद रखिएगा। आज जो चैप्टर हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर माना जाता है। ये 12th की फिजिकल पोर्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे कोई भी एग्जाम होगा, चाहे वो प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या वो स्टेट बोर्ड वाला या सेंट्रल बोर्ड वाला एग्जाम हो। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर माना जाता है। तो हमने कोशिश की कि हम आपके लिए इस चैप्टर को जितना हो सके आपके लिए इसको सिंप्लीफाई करें, आसान करें, और आपको 1 घंटे के इस लेक्चर में हम कोशिश करें कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले और बेहतरीन कंटेंट मिले। और दूसरी बात जो दैट इज द अप्लाइड पार्ट, आपको दिखाया जाए और आपको सिखाया जाए कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं विथ वेरी सिंपल वेज। किस तरह आप उनको सॉल्व करोगे, जो कि एक बेहतरीन तरीका होता है, जो कि बेहतरीन पहचान होती है एक बेस्ट स्टूडेंट की। तो हम वही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस चैप्टर में। तो हमने इस चैप्टर को आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई किया है। लेट्स स्टार्ट। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को 11th के एक चैप्टर में लेके जाएंगे, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है देयर इज अ लॉ, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज energy can neither be created nor can be destroyed but can transfer from one form to another। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो ना तो आप एनर्जी को बिगाड़ सकते हो। बस आप एक काम कर सकते हो, आप एनर्जी को, एक किस्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट कर सकते हो और सो ऑन। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि जो एनर्जीज होती है दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम इन्हीं एनर्जीज में से 2 एनर्जीज बाहर निकाले, एक एनर्जी दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेकेंड एनर्जी दैट इज द केमिकल एनर्जी, और हम इन दोनों की इंटर कन्वर्शन देखें, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये हम एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं एंड दैट सेपरेट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। यानी बात हो रही है किसकी? रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप दिमाग में ये रखिएगा, आप जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ये बस सिर्फ उन रिएक्शंस के मुतलिक होगी जो कि रिडॉक्स टाइप की होगी, मतलब जिनमें रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी। हमने इस चैप्टर पे आपने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया होगा इस रिडॉक्स चैप्टर पे 11th में, लेकिन हम यहां पे इसको थोड़ा बहुत समराइज करेंगे, सम अप करेंगे, ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम पहले एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम इस रिडॉक्स रिएक्शन पे अगर नजर डालेंगे तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास 2 टर्म्स है, एक टर्म दैट इज रेड एंड सेकेंड वन इज दैट इज ऑक्स। ठीक है, तो ऑक्स के मतलब दैट इज ऑक्सीडेशन, तो यहां से आपको पता ही चलता है कि ये जो ऑक्सीडेशन है, और सेकेंड जो है दैट इज रिडक्शन, तो मतलब एक होगी ऑक्सीडेशन वाली और दूसरी होगी रिडक्शन वाली। तो ये 2 रिएक्शन जो होंगी इनको आप सम अप करके रिडॉक्स टाइप लिखते हो। तो ऑक्सीडेशन में आप क्या लिखते हो कि ऑक्सीडेशन वो वाली रिएक्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? लूज होते हैं, मतलब बाहर जाते हैं। ठीक है, और जो रिडक्शन है, रिडक्शन वो वाले रिएक्शंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या गेन होते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जहां पे लूज हो गए तो मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं मतलब उसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो आपको एक और बात याद रखनी है कि ये जो रिएक्शंस है दीज आर कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस, दीज आर कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस। और कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस का मतलब क्या है? ये रिएक्शन जो है ये साइमल्टेनियसली होती है एट अ टाइम। ठीक है, यानी साइमल्टेनियसली एट अ टाइम मतलब साइड बाय साइड भी होती है, यानी एक साइड से अगर रिडक्शन हो रही है तो दूसरी साइड से ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। क्यों? अगर एक साइड से कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरी साइड से कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। तो इसीलिए हम बता रहे हैं दीज आर कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस, दैट मींस दे टेक साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें
एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दैट इज आपके पास जिंक है जो कि सॉलिड है, अगर आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, ये बना रहा है ZnSO4 जिंक सल्फेट जो कि किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, और साथ ही ये बना रहा है कॉपर जो कि किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, इस रिएक्शन में जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना, मतलब बाहर निकाल रहा है, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक में ये टेंडेंसी है, ये कॉपर को क्या बाहर निकाल रहा है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जो ये जिंक होता है, ठीक है ना, ये क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, ये क्या कर रहा है, जिंक जो है इट चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहा है। ठीक है ना, इस वाली कंडीशन को हम बताते हैं, इस वाली कंडीशन को हम बताते हैं, ये कंडीशन जो है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना, और चूंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इनको लेने के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए अभी मैंने लिखा ही ऊपर दीज आर कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस, दैट मींस दे टेक साइड बाय साइड। तो अगर यहां से ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरी साइड से रिडक्शन होनी चाहिए। तो रिडक्शन कहां से होगी, अगर आप देखोगे जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कोई लेने वाला होगा, तो वो कौन है, वो कॉपर है। ठीक है, अगर आप इस कॉपर सल्फेट को देखोगे, CuSO4 को देखोगे, इसमें आयोनाइजेशन के बाद क्या होता है, इट ब्रेक्स इनटू Cu2 पॉजिटिव और ये बनाता है SO4 2-। ठीक है ना, अब मैंने आपको बताया जिंक हैज टेंडेंसी, दैट मींस Zn2 पॉजिटिव हैज टेंडेंसी, इट कैन रिप्लेस Cu2 पॉजिटिव। अब क्या करेगा, ये जिंक जाएगा, Zn2 पॉजिटिव जाएगा SO4 के पास, ये यहां से बनाएगा ZnSO4, यहां पे -2 है, यहां पे +2 है, मतलब न्यूट्रल। ठीक है ना, अब वहां से क्या बचता है, वहां से बचता है कॉपर। ठीक है ना, अब कॉपर जो है, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तब जाके ये कॉपर बनाएगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है इसको, वो दे रहा है जिंक, मतलब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले वो जाएंगे किसके पास, कॉपर के पास। तो होगा क्या, ये जो कॉपर है Cu2 पॉजिटिव, ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है किससे, जिंक से, और ये चेंज हो रहा है इनटू Cu, मतलब सॉलिड फॉर्म में। ठीक है ना, अगर हम अब यहां पे देखेंगे, जिंक में टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या लूज कर रहा है, और कॉपर आयन में टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और अगर आप देखोगे यहां पे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां के 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं Cu2 पॉजिटिव की ओर। ठीक है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम बताते हैं, लिखते हैं हम n फैक्टर। क्या लिखते हैं हम, n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो हम फैक्टर से लिखते हैं, दैट इज n फैक्टर। और इस n फैक्टर से आपको स्पॉन्टिन्यूटी का भी पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, जब हम इसके आगे पढ़ेंगे ई सेल, जहां पर हम लिखेंगे -NF ई सेल। ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहां से क्या हो रहा है, एक और मेन पॉइंट जो है, अगर आप देखोगे जिंक पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अगर आप देखोगे जिंक पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बट Zn2 पॉजिटिव, यहां पे जिंक आयन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। और अगर आप देखोगे कॉपर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, और यहां पे अगर आप कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ये 0 है। ठीक है ना, अब हो क्या रहा है, 0 से +2 तक, और यहां से क्या हो रहा है, +2 से 0 तक। गो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वाली जो थी दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ये वाली जो होगी ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव, मतलब जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn2 पॉजिटिव। ठीक है ना, मतलब जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn2 पॉजिटिव आयन, और Cu2 पॉजिटिव आयन इज रिड्यूस्ड टू Cu। ठीक है ना, कॉपर, यानी जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है किसमें, Cu में। बट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है,
इसमें अगर आप देखोगे इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब जिंक जो ऑक्सीडेशन में है वो कन्वर्ट हो रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। और इन केस ऑफ रिडक्शन, अगर आप रिडक्शन की आप बात करोगे तो रिडक्शन में +2 है, और इसमें अगर आप देखोगे इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, मतलब +2 से लेकर कहां तक? 0 तक। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एंड इन केस ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। डिपेंड कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और डिपेंड कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उस हिसाब से आप ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो कि कितने डिक्रीज हो रहे हैं, कितने इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वाली हाफ रिएक्शन थी क्योंकि ये थी ऑक्सीडेशन, ये वाली भी हाफ रिएक्शन है मतलब थी रिडक्शन। दोनों को जब आप मिलाओगे तो बनेगी कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे टोटल रिएक्शन, ठीक है ना, इस टोटल रिएक्शन को आप ये भी लिख सकते हो दैट इज कॉल्ड नेट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड नेट रिएक्शन। और इसको आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो, अगर आप इसको एक और इससे आप टोटल रिएक्शन भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना, पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं। अगर आप देखोगे यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है और यहां पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करिए, ठीक है ना। ये आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा। लेकिन बाकी जो बचता वो लिखिए। लेफ्ट साइड में यहां पे Zn है तो हम लिखेंगे Zn दैट इज सॉलिड, और इसके लेफ्ट साइड में कॉपर है दैट इज +Cu2 पॉजिटिव आयन। ये किस फॉर्म में था? एक्वस फॉर्म में। अब बना क्या रहा है? बना रहा है ये Zn2 पॉजिटिव, जो कि किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में। और क्योंकि अब यहां पे राइट साइड में Cu, जो कि किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। दैट इज द नेट रिएक्शन, दैट इज नेट रिएक्शन। मतलब जिंक is oxidized into Zn2 positive, Cu2 positive is reduced to Cu, ठीक है ना, and N is the number of electrons transfer during redox reaction, ठीक है ना। अब आप यहां से देखिए, यहां पे अगर आप देखोगे फ्रॉम जिंक टू Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, फ्रॉम Cu2 पॉजिटिव टू Cu ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अब आपको करना क्या है, कुछ सिंपल एक हम लिखेंगे। ये जो जिंक है इसको कौन मजबूर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करे? दैट इज Cu2 पॉजिटिव। और Cu2 पॉजिटिव को कौन मजबूर कर रहा है कि उसकी रिडक्शन हो? दैट इज Zn, ठीक है ना। तो Zn जो है इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, Zn विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये कॉपर को मजबूर कर रहा है कि तेरी रिडक्शन होनी चाहिए, और उसकी रिडक्शन होती है। और अगर अब आप Cu2 पॉजिटिव को देखोगे, ये मजबूर कर रहा है जिंक को कि इस पे क्या? ऑक्सीडेशन हो। तो Cu2 पॉजिटिव विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cu2 पॉजिटिव विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम जिंक से लेकर कहां तक? Cu2 पॉजिटिव तक। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट से लेकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक। मतलब कहां से? रिडक्टेंट से लेकर ऑक्सीडेंट तक। मतलब इन किसमें? रिडॉक्स रिएक्शन में देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका एक और नाम है दैट इज रिडक्टेंट टू, ठीक है, टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज ऑक्सीडेंट, ठीक है। हाँ, ये सिंपल हमने एक रिएक्शन ली है जिसपे हमने ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मसला पढ़ा है, ठीक है ना। एक और रिएक्शन लेंगे भी जिसपे हम ये डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो हम एक और एग्जांपल लेंगे।
मानो हमारे पास जिंक है, ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट में, और आप इसको ट्रीट करवा रहे हो H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। और वहां से अगर आप देखोगे जो हमें प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ZnSO4, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, चूंकि ये एक्वस फॉर्म में होगा, और प्लस बनेगा हमें H2 जो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, जिंक जो है, अभी मैंने आपको बोला दैट जिंक जो है इट विल चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा, और वहां पे जो H2SO4 है, H2SO4 इसकी आयोनाइजेशन होने के बाद इट फॉर्म H पॉजिटिव SO4 2-, ठीक है, क्योंकि H 2 थे तो यहां से भी 2 ही लिखेंगे अब, ठीक है ना, मींस इट फॉर्म 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस SO4 2-। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है SO4 2-, जिंक में ये टेंडेंसी इट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन को बाहर निकालना तो ये मिलेगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, ये वाला जाएगा, ठीक है, इसके पास, और इसके पास जाने के बाद ये बनाएगा ZnSO4, वो कौन सी फॉर्म होगी, एक्वस फॉर्म है, ठीक है। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाइड्रोजन बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाइड्रोजन एटम बनेगा, अगर 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है ना। अब रिएक्शन जो है वो ये है, एक साइड से क्या बन रहा था, Zn चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे साइड से वो जो था 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव विल टेक अप दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अगर आपको इसमें नेट रिएक्शन लिखनी है, ठीक है ना, या अगर आपको यहां पे देखना है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, दैट इज n फैक्टर, दैट इज 2, ठीक है ना। अगर आप यहां पे आप देखोगे, यहां से क्या है, यहां से अगर आप देखोगे 2 and 2 इनको कैंसिल आउट करिए, बाकी जो बचता वो लिखिए नेट रिएक्शन में, दैट इज Zn प्लस ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव जो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, इट विल चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड किस में, हाइड्रोजन H2 जो कि किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरह हमने ये लिखा, मींस जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन दैट इज प्रोटॉन, ठीक है ना, H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन इज रिड्यूस्ड टू H2 गैस, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो रहा है, जिंक से लेकर Zn2 पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, H प्लस से लेकर किसमें, 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो अगर इसमें आप देखोगे इस वाली कंडीशन में, दिस विल एक्ट एज, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। इन शॉर्ट में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप कॉपर सिल्वर के एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना, आप बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर आप लिथियम की एग्जांपल आप ले सकते हो, लिथियम विद H2SO4 में, वहां पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है ना। दैट इज सिंपली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको तेज थोड़ा समराइज करेंगे, दैट ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और रिडक्शन वो वाले रिएक्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप रिडक्शन में देखोगे वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ये देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और ये सारा जो आप ये कर रहे हो, ये रिडक्शन ठीक है ना, ये सारा आप एक सेल में या एक डिवाइस में करवाते हो, एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो हम अब मेन टॉपिक पे पहुंचे जिनको हम बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी वो डिवाइसेस जिनका काम है, जिनमें हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। अब रिडॉक्स रिएक्शन में अभी बोल रहा है दैट केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम यहां पे भी यही लिखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये वो सेल्स है या वो डिवाइसेस है, ठीक है ना, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो सेल्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे वो एक टाइप की होंगे, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में वो दूसरे टाइप की होंगे। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द इंटरकन्वर्शन ऑफ एनर्जी, कि ये किस टाइप की एनर्जी इंटरकन्वर्ट करते हैं। एक सेल है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक सेल जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल,
ठीक है ना। और दूसरी सेल जो है दैट इज कॉल्ड गैल्वानिक सेल, ठीक है। इस गैल्वानिक सेल को आप एक और नाम से भी याद रख सकते हो, दैट इज वोल्टेज सेल, ठीक है ना। और इस वोल्टेज सेल में सबसे बेहतरीन एग्जांपल एक है दैट इज कॉल्ड डायनियल सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है, क्यों, किसमें? केमिकल एनर्जी में। मतलब ये है, अगर आपके पास H2O है जो कि लिक्विड हो, अगर इसमें आप देखोगे इट फॉर्म H2 प्लस हाफ ऑफ O2, मीन्स वाटर जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आपको क्या लगता है ये होगा? नहीं, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको लगता है, हमें लगता है कि वाटर जो है ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन में O2 में, तो हो गया। तो पानी जो बाहर है समंदर में या कहां पे पानी होगा तो वो तो कंटिन्यूस इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कब होता है? ये तब होगा जब आप इसको बाहर से एनर्जी दोगे, ठीक है ना। और बाहर से एनर्जी का मतलब आप इसको बैटरी से अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, अगर आप इसको क्या इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, तब जाके हाइड्रोजन बनेगा एंड हाफ ऑफ O2 बनेगा। मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, ये तब होगी जब आप इसको बाहर से कुछ स्टिमुलाई दोगे, कुछ एनर्जी दोगे, और वो एनर्जी आप किससे दे रहे हो? बैटरी से दे रहे हो, ठीक है ना। तो हमें बैटरी देनी बाहर इस्तेमाल करनी पड़ती है। मतलब बैटरी का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। तब जाके वहां से किसमें रिएक्शन हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, मींस इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दो सेल्स व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अगर पानी इस गिलास में है तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनने वाला है नहीं, ठीक है ना, जब तक कि आप इसको क्या इलेक्ट्रोलिसिस ना करवाओगे। तो इसलिए तो मैंने बोला ये रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है ये रिएक्शन नहीं कर रहे जब तक कि आप इसको बैटरी से ना जोड़ो। मतलब ये रिएक्शन जो होते हैं दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। और अगर अब आप गैल्वानिक सेल में देखोगे, गैल्वानिक सेल का काम क्या है? गैल्वानिक सेल जो है इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। अब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए आप, ठीक है। इसके लिए क्या है, फिलहाल चलो वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यहां से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती है, बस केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये वाली जो रिएक्शन होगी ना, ये हमेशा कौन सी टाइप की होगी? स्पॉन्टेनियस वाली। कौन सी वाली? स्पॉन्टेनियस। और बैटरी में आपको पता ही है, बैटरी में हमेशा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। और चूंकि हमने वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ रहा है, मतलब हम किससे कर रहे हैं? स्पॉन्टेनियस से। ये जो थी नॉन स्पॉन्टेनियस वाली, ठीक है ना। हम एनर्जी जो निकाल रहे हैं, उस एनर्जी स्पॉन्टेनियस से जो एनर्जी निकल रही है, उससे हम वो वाले रिएक्शंस करवा रहे हैं जो कि क्या, मतलब इसका एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि हम वो वाले रिएक्शन करवा रहे हैं जो कि एनर्जी जो निकल रही है, ठीक है ना, उस जो क्या है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो रिएक्शन क्या बने? स्पॉन्टेनियस। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमने क्या बताया? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो देखोगे आप, ये दो टाइप्स के होंगे। Galvanic cells are further classified into two types. Type number 1, that is called chemical cell. And type number 2, that is called concentration cell. ठीक है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई बाहर से कोई जोड़ना नहीं पड़ रहा है, मतलब सिंपल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और इसमें क्या होता है? इसमें दो टाइप्स के फर्दर हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि एक सेल जो होती है केमिकल सेल्स, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन सेल्स। और यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यहां से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो होगा जब केमिकल चेंज होगी। क्या होगी? केमिकल चेंज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और केमिकल चेंज यहां से हो रही है, केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब क्या होगा? देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर,
देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ केमिकल सेल्स। मींस केमिकल सेल्स में ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है, बस एक ही काम होता है, क्या, देयर रिएक्शन टेक्स प्लेस। वहां पे क्या होती है, रिएक्शन हो रही है, चाहे रिडक्शन होगी चाहे ऑक्सीडेशन होगी। बट अगर आप देखोगे ना यहां पे कंसंट्रेशन सेल्स में, ठीक है ना, कंसंट्रेशन मतलब ये कि सेल डिपेंड करेगी किस पे, कंसंट्रेशन में। मानो आपके पास एक साइड में रिडक्शन हो रही है, दूसरी साइड में क्या, ऑक्सीडेशन। मानो आपके पास एक साइड में C1 कंसंट्रेशन है और दूसरी साइड में क्या, C2 कंसंट्रेशन है। अपनी जगह मानिए कि C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू C1, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब हम कंसंट्रेशन सेल्स आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा। मतलब यहां से क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज, नहीं, इज बिकॉज ऑफ फिजिकल चेंज। वहां पे क्या चेंज हो रही थी, केमिकल चेंज, बिकॉज ऑफ फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज अगर हो रही है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, सॉरी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब यहां से क्या होगा, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैटर, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े कि वो डिवाइसेस जिनका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना इसमें केमिकल एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा। तो इसमें हमने पढ़ा कि दो सेल्स के दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिनका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, और गैल्वानिक सेल जिनका काम है कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये गैल्वानिक सेल है, इट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स या टू क्लासेस। तो एक है दैट इज द केमिकल सेल एंड सेकंड वन इज दैट इज द कंसंट्रेशन सेल। और केमिकल सेल में क्या पढ़ते हैं हम, ये वो वाले सेल्स है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है बाय केमिकल चेंज, और यहां पे कोई मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है ना, एक सेल से लेकर दूसरी सेल से कोई मैटर एक्सचेंज नहीं होता। मगर अगर आप कंसंट्रेशन सेल्स पढ़ोगे तो कंसंट्रेशन सेल्स में आप देख रहे हो कि कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। मतलब क्या, वन एट हायर कंसंट्रेशन, अनदर एट लोअर कंसंट्रेशन। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की ओर हमेशा मैटर का ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, अब इसमें एक आएगा सेल विद ट्रांसफरेंस एंड सेल विद नॉन ट्रांसफरेंस, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही जबरदस्त ये पॉइंट भी है अकॉर्डिंग टू आईआईटी के हिसाब से, ना कि नीट और जेईई में नहीं, लेकिन आईआईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें आए हैं। ठीक है, हम वो करेंगे। चलो, ये सारा कुछ हमने अब यहां से आपको थोड़ा बता दिया, तो हम अब मेन टॉपिक को टच करेंगे। अगर हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो सेल में आपको हमेशा दो चीजें जरूर मिलेंगी। ठीक है, एक होता है दैट इज इलेक्ट्रोड एंड द सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, तो वहां से आपके पास हमेशा दो चीजें होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोड एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, तो हम यहां से पहले वाले को टच करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड जनरली होता क्या है, इलेक्ट्रोड इट इज अ मेटल रॉड। ठीक है ना, ये क्या होता है, इट इज अ मेटल रॉड विच इज डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, जिसको किसमें डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप लिख सकते हो सोल्यूशन। ठीक है ना, जिसको सोल्यूशन में डालता है, और इसका काम क्या है, इसका काम है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना, कंडक्ट करना, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब रॉड के फॉर्म में होंगे ये, ठीक है, या स्ट्रिप के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। अगर इनका काम है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, मतलब ये हम किसी में डाल रहे हैं, किसी सोल्यूशन में डाल रहे हैं, एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, अगर हमने इस इलेक्ट्रोड को मतलब डीपली पढ़ना होगा, तो फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड इज अ रॉड लाइक, ठीक है ना, मेटल रॉड विच व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका काम ये है कि टू कंडक्ट करना, क्या कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि किस, अब अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करेंगे कि किस टाइप का इलेक्ट्रोड बना है,
ठीक है ना, किन कंडीशंस में बना होगा, ठीक है ना। तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स। एक होता है जो आपके सिलेबस में है, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड मेटल आयन इलेक्ट्रोड। द फर्स्ट टाइप दैट इज मेटल आयन इलेक्ट्रोड। यहां पे बात हो रही है मेटल, फिर पे क्या हो रही है, मेटल आयन दैट इज इलेक्ट्रोड। और ये वो वाले इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनमें मेटल को उस वाले इलेक्ट्रोड में डाला होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट में डाला होता है, जिसमें इस मेटल आयन्स होंगे बट सेम टाइप के। मानो इस तरह, मानो आपके पास मेटल है दैट इज जिंक, ठीक है ना। अब इसको मेटल आयन में डाला है, वो कौन सा होना चाहिए, वो सेम टाइप होना चाहिए, जिंक इंटू जिंक आयन्स, ठीक है ना। अब दूसरे एग्जांपल, कॉपर इंटू कॉपर आयन्स, ठीक है ना, सिल्वर इंटू सिल्वर आयन्स, ठीक है ना, हाँ, या एल्यूमिनियम इंटू एल्यूमिनियम आयन्स। मीन्स व्हेन अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड, ठीक है ना, मेटल इज प्लेस्ड इन इट इज ओन आयन्स एंड दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये है जिंक इलेक्ट्रोड, ये है कॉपर इलेक्ट्रोड, ये है सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स बना सकते हो, ठीक है ना। एंड द सेकेंड इलेक्ट्रोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड अमलगम इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड अमलगम इलेक्ट्रोड, दैट्स कॉल्ड अमलगम इलेक्ट्रोड। और अमलगम इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, अमलगम इलेक्ट्रोड्स आर दोज इलेक्ट्रोड्स, ये लगभग यही टाइप के होते हैं, बस इनमें अमलगम फॉर्म में होता है। अमलगम का मतलब है विद मार्करी, ठीक है ना। यानी अगर हम देखें मेटल इन इट्स ओन आयन, मतलब मेटल in the form of amalgam, that is in the form of amalgam मतलब mercury, ठीक है ना, in presence of its own ions, that means Zn2 positive, ठीक है। या अगर आपको कॉपर का बनाना, it is Cu, ठीक है ना, हाँ, amalgams Hg into Cu2 positive, ठीक है। या अगर लेड का बनाना होगा आपको Pb, ठीक है ना, और अमलगम की फॉर्म में Hg, that is Pb2 positive, ठीक है। सोडियम का बनाना होगा NaHg और फिर होगा क्या, Na पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब क्या, व्हेन मेटल इज प्लेस्ड इन इट्स ओन आयंस, ठीक है ना, दैट इज मेटल आयन इलेक्ट्रोड। व्हेन मेटल विद अमलगम विद मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन इट्स ओन आयंस, दैट इज कॉल्ड अमलगम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। एंड द थर्ड, ठीक है, अब थर्ड का मतलब जो है दैट इज कॉल्ड गैस इलेक्ट्रोड, दैट इज गैस इलेक्ट्रोड। और गैस इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इलेक्ट्रोड बनाना, लेकिन किसका, गैस का। ये तुम पॉसिबल है नहीं आपको गैस का इलेक्ट्रोड बनाना। मैंने अभी लिखा इलेक्ट्रोड इज अ रॉड मीन सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। अब ये तो गैसेस फॉर्म है, अब इसका इलेक्ट्रोड कैसे बना सकते हो, आपको कोई एक इलेक्ट्रोड लाना है जो कि इनर्ट होगा। इनर्ट का काम है, जिसका काम है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना, ठीक है ना, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना। अब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लाया, और इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या कर रहे हो, आपको गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो ऊपर से आप इस पे गैस चढ़ाइए। पर गैस कैसे चढ़ाते हैं, दैट इज द एडसॉर्प्शन प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्यूलिजन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्यूलिजन। मतलब सरफेस पे किसका ये एडसॉर्प्शन कराना है, गैसेस के एडसॉर्प्शन करानी है, ठीक है। और वहां से जो हमें इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, दैट इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड गैसियस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। और मैं सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोड है दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बेहतरीन एग्जांपल, ठीक है ना, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिलहाल हम इसमें यहां पे देखेंगे व्हाट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट इज सिंपली इनर्ट एलिमेंट, आपको पता ही है इनर्ट एलिमेंट प्लेटिनम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, इसको आप क्या कर रहे हो, प्लेटिनम है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना रहे हो, दैट इज हाइड्रोजन गैस। अब आप याद रखिएगा यहां से, इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, इन प्रेजेंस, अगर यहां पे हाइड्रोजन हो रहा है ना, तो वहां से H पॉजिटिव भी होना चाहिए, सेम लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहां से H है तो वहां से H पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहां पे Cl है तो वहां से Cl माइनस होना चाहिए। तो होगा क्या, यहां से बनेगा फिर H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव आप कहां से लाओगे, इन प्लेस ऑफ, ये तो आप HCl से भी ला सकते हो, ठीक है ना, तो वहां से आप ये ला सकते हो, ठीक है ना। अब इसको हम बताते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये होगा एक्वस फॉर्म। यही आप लीजिए एक PtCl2 दैट इज गैस फॉर्म, ठीक है ना, इन Cl माइनस, ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब गैस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, ठीक है ना, गैस इलेक्ट्रोड का मतलब है इनर्ट एलिमेंट्स लाना, ठीक है ना। और गैस का इलेक्ट्रोड अगर बनाना, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, इनको आप बनाना, ठीक है ना। और यहां से जो हो गए ना कैटाइंस, वो भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, गैसियस फॉर्म में, H पॉजिटिव, ठीक है ना, और Cl नेगेटिव, ठीक है ना, आया समझ, वो भी यही होना चाहिए। ये तीन। और
फोर्थ इज मेटल insoluble salt anion, metal insoluble salt anion electrode। नाम से पता चलता है ये क्या हो सकता है। मेटल insoluble salt anion electrode, ठीक है ना। आपको पता है कैटाइन पॉजिटिव होता है और एनाइन का मतलब नेगेटिव, तो यहां से बात हो रही है किसकी, एनाइन की। अब आप देखिए मेटल, ठीक है ना, एक मेटल है आपको लेना, ठीक है ना, और फिर क्या करना है आपको, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट। आपको एक मेटल लेना है, उस पर आप कोटिंग करवाइए एक सेम टाइप मेटल की, बट कौन सा साल्ट होना चाहिए, वो इनसॉल्युबल साल्ट। फिर वो किस में होना चाहिए, साल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, साल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड, कैटाइन की बात नहीं है, एनाइन की। वो एग्जांपल ऐसे आप एग्जांपल देखिए आप, ठीक है ना। अगर आप एग्जांपल लोगे सिल्वर, ये क्या है, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट, ठीक है ना, तो ये बनेगा इस तरह AgCl, सेम टाइप, ठीक है ना। अब हो रही है साल्ट, ठीक है ना, अब क्या हो रही है, साल्ट कौन सा मैंने भी बोला, बट कौन सा, एनाइन। ये था A पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब ये था कैटाइन, ये क्या था, एनाइन। अब यहां से साल्ट एनाइन है, अब साल्ट एनाइन क्या होगा, दैट इज KCl, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, जो आप लोगे वहां से, यानी साल्ट यहां से मेटल इनसॉल्युबल, ठीक है ना, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट, ठीक है ना, एनाइन इलेक्ट्रोड। मतलब यहां से अगर क्लोरीन नेगेटिव है तो यहां से एनाइन की बात करें, ठीक है ना। एक और है, दैट इज बहुत सारा इंपॉर्टेंट, दैट इज मरकरी का, ठीक है ना, वो है ये मरकरी, ठीक है ना, मरकरी क्लोराइड, ठीक है ना। यहां पे बात हो रही किसकी, Cl की, तो वहां पे भी अगर KCl है तो यहां से भी Cl होगा, ठीक है ना। एंड इस वाले इलेक्ट्रोड को हम बताते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलोमियल इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड को हम आजकल इस्तेमाल करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको हम अप्लाई करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी अप्लाई होता है, बट रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कैलोमियल इलेक्ट्रोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक तो ये बहुत ईजी हैंडल करना होता है, दूसरा, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ये कैलोमियल इलेक्ट्रोड में क्या है कि इसमें गैसेस है नहीं, वहां पे गैसेस होते थे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो गैसेस को गैसेस रियली गेट्स जनरली गेट्स पॉइजनड बाय स्मॉल ट्रेसेस ऑफ मेटल, मतलब इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें पॉइजन का कंसेप्ट नहीं है, जो वैल्यू होता है से अच्छा ही निकलता है, ठीक है ना। अब आप देखिए, दिस इज कॉल्ड मेटल, दैट्स कॉल्ड मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये क्या है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। लेकिन इनमें क्या, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या करोगे आप, इनर्ट एलिमेंट लाओ, पर आपको जिसका इलेक्ट्रोड बनाना है ना, ठीक है ना, वो वाले इलेक्ट्रोड्स जिसका आपको बनाना है वो एलिमेंट्स लाओ जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी, मतलब वो एक से ज्यादा दिखा रहा है। आयरन वो एक से ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है, टिन वो एक से ज्यादा दिखा रहा है, 2 और 4 आयरन, ठीक है ना, मान लो इस तरह। मगर वो किस तरह करोगे आप, इस तरह आप इनर्ट एलिमेंट लाइए, ठीक है ना। अब आयरन का बनाना है, दैट इज Fe, ठीक है ना, बट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मानो ये Fe है, ठीक है ना, ये 2 पॉजिटिव इन इट्स ओन आयन्स बट हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये बनेगा Pt, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। ये हर कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा अगर रहा तो। एक और आप देखिए Pt, ठीक है ना, टिन का अगर आप लोगे दैट इज टिन, ठीक है ना, अगर आप टिन का लोगे दैट इज टिन का, अगर आप देखोगे दैट इज 2+ और टिन SN4+, ठीक है ना। ये है एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, ये है एक और रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। एक्चुअली होता क्या है इसमें, ये होता है, देखो Fe2 पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्या बनेगा, Fe3 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, यही होगा ना। या अगर ये है Fe3 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन एड अप करेगा, ये क्या बनाएगा, Fe2 पॉजिटिव, ये तो बनाएगा। अगर इसमें देखोगे SN2 पॉजिटिव, ठीक है ना, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, ये क्या बनाएगा, SN4 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यही अगर होगा SN4 पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एड अप होंगे तो क्या बनाएगा, SN2 पॉजिटिव, ठीक है ना। यहां से 2 से लेकर 4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यहां से क्या हो रहा था, यहां से 4 टू हो रहा है क्या, 2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, मतलब रिडक्शन, ठीक है ना। इन शॉर्ट ये था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखने होंगे।
अब आप जब इलेक्ट्रोड्स ले रहे थे तो इलेक्ट्रोड्स जो थे, इलेक्ट्रोड्स आर जनरली ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो हमने अभी पढ़े, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें दो टर्मिनल्स होती हैं। एक होता है दैट इज एनोड एंड द सेकेंड वन दैट इज कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स में एक क्या होता है, एक होता है एनोड एंड सेकंड क्या होता है, कैथोड। ठीक है ना। एनोड को याद रखना है, ये वो वाला इलेक्ट्रोड है जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड्स में दो पार्ट्स है, एक एनोड और दूसरा क्या, कैथोड। अगर एक एक्ट करेगा एज एनोड, एनोड का मतलब है वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। अगर कैथोड आप देखोगे तो वहां पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी, मतलब वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या, लूज होगी। ठीक है ना। अब हमने अभी पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वन इज कॉल्ड गैल्वानिक सेल। इनमें इलेक्ट्रोड्स को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है ना, मतलब एक में कैथोड पॉजिटिव साइन दिखाता है, दूसरे में कैथोड क्या, नेगेटिव साइन दिखाता है। ठीक है ना, तो हम फिलहाल वही देखेंगे। अगर मैं सेल लूंगा, एक सेल है दैट इज कॉल्ड कौन सी सेल, गैल्वानिक सेल, और दूसरी सेल जो है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और गैल्वानिक सेल में अभी बोला इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यही तो पढ़ा हमने। हाँ, अब मैंने भी बोला केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब रिएक्शंस और स्पॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टिन्यूअस है तो इनमें जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी दैट इज गिब्स फ्री चेंज, ठीक है ना, गिब्स फ्री चेंज या एनर्जी होगी दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर आप इनकी बात करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, अभी मैंने बोला ये क्या हो गए, नॉन स्पॉन्टिन्यूअस रिएक्शन। ठीक है, अगर ये नॉन स्पॉन्टिन्यूअस रिएक्शन है तो मतलब डेल्टा जी यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। ये नॉन स्पॉन्टिन्यूअस है, आपको स्पॉन्टिन्यूअस बनाना है तो आपको क्या करना है, अप्लाई बैटरी। ठीक है ना, तो मैंने भी बोला जो कि नॉन स्पॉन्टिन्यूअस रिएक्शन थी आप उनको स्पॉन्टिन्यूअस बना रहे हो बाय सप्लाइंग एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो ये वाले रिएक्शन भी स्पॉन्टिन्यूअस फिर बनेंगे। ठीक है ना, और हो क्या रहा है, अब आप देखिए, इसमें भी एक होगा एनोड, इसमें भी एक होगा कैथोड, और इस वाले में भी एक एनोड होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी एक होगा क्या, कैथोड। याद रखिएगा, इसमें हमें बैटरी जोड़नी पड़ रही थी। ठीक है ना, मानो ये एक सेल है, इस सेल में एक इलेक्ट्रोड था, ये एक इलेक्ट्रोड था। ठीक है ना, और वायर से हम ये जोड़ रहे हैं बैटरी के साथ। किसके साथ जोड़ रहे हैं, बैटरी के साथ। आपको पता ही है कि बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स। एक टर्मिनल जो होता है, ठीक है ना, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, वो हम बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, और इससे छोटा रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाते हैं। जो स्मॉल वाला है, ठीक है ना, माइनस रिप्रेजेंट करता, और ये क्या करेगा, प्लस। ठीक है ना, जो प्लस के साथ जोड़ा होता है, ठीक है ना, यहां पे देखिए ये प्लस के साथ जुड़ा होता है, मतलब इसका साइन भी क्या आगे आएगा, प्लस। और क्योंकि नेगेटिव है, इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करेगा कैथोड, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या ज्यादा होगी। और ये जो है ये एक्ट करेगा एज क्या, एनोड। क्या करेगा, एक्ट एज एनोड। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करेगा, फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड पॉजिटिव, और पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव क्या जाएगा, कन्वेंशनल करंट, दैट इज आई। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, 12th में भी है, 10th में भी है, कि कन्वेंशनल करंट फ्लोज अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव तो पॉजिटिव, और यहां से क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा क्या, आई। ठीक है ना, जिसके साथ इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, मतलब एनोड। अगर एनोड है मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ये इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस साइन एंड इज कॉल्ड एज कैथोड, मतलब यहां पे रिडक्शन होगी। ठीक है ना, अब इस वाली कंडीशन पे देखिए, वहां पे जो अभी मैंने आपको बोला एनोड दैट इज साइन पॉजिटिव, और कैथोड का भी मैंने बोला साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है ना, और अगर आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे रिवर्स होता है, एनोड में साइन होगा नेगेटिव और कैथोड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और यहां पे देखिए ये मैटर नहीं, यहां मैटर कर रही थी बैटरी किसके साथ जुड़ी है, किस टर्मिनल के साथ जुड़ी है, बट यहां पे ये नहीं है। यहां पे ये देखना कि एनोड पे हमेशा क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। क्या समझ, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में
इलेक्ट्रोड्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोड्स में हमने पढ़ा कि किस तरह आप इसको ये डिफरेंशिएट कर सकते हो गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यहां एनोड की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, कैथोड की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, और यहां पे एनोड और कैथोड की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ठीक है ना, ये वाली स्पॉन्टेनियस थी, ये वाली नॉन स्पॉन्टेनियस थी। इसको स्पॉन्टेनियस बना सकते हो तो बाहरी एनर्जी आपको इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसके बाद मैंने देखा कि आप एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें रख सकते हो। ठीक है, बट इसमें आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें क्या कर सकते हो, आप एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स डाल सकते हो। दोनों इलेक्ट्रोड्स या तो सेम टाइप भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, मगर इलेक्ट्रोलाइट हमेशा सेम होगा। इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा। मानो ये कॉपर है, ये जिंक है, बट इलेक्ट्रोलाइट सेम ही होगा। मानो ये जिंक है, ये जिंक है, बट इलेक्ट्रोलाइट सेम ही होगा। मींस इलेक्ट्रोड्स मे बी सेम और डिफरेंट, बट इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आप डाल रहे हो वो हमेशा एक ही टाइप का होगा। बट इसमें क्या अलग है, इसमें जिसमें आप रिडक्शन करवा रहे हो, ठीक है, और दूसरे में क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन, वो अलग अलग होनी चाहिए। मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रोड एक है तो इसमें इलेक्ट्रोड अलग होना चाहिए। दीज 2 इलेक्ट्रोड शुड बी डिफरेंट। और इसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट एक है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट E1 है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या E2 है, ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। मींस देयर आर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, बट देयर आर लाइट बट 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स और सेम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना, बट एक ही इलेक्ट्रोलाइट में इसको डिप किया हुआ है। बट यहां पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया हुआ है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया हुआ है। ठीक है ना, तो इन शॉर्ट ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वानिक सेल की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, और सॉरी ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम अब हम एक और पार्ट पे पहुंचे। अभी मैंने बोला कि सेल को काम करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। हम अब इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है ना, these are those substances which allow current to flow through them in aqueous form, in molten form और fused form। ये आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, किसमें, एक्वस फॉर्म में भी और फ्यूज्ड फॉर्म में भी। ठीक है ना, मींस अगर आप इसको डिफाइन करोगे सिंपली, वो सबस्टेंस which allow electricity to pass through मोल्टन, और मोल्टन को आप एक और नाम से लिख सकते हो फ्यूज्ड, और ठीक है ना, और एक्वस फॉर्म। ठीक है ना, मोल्टन फॉर्म और एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं ना, एट सेम टाइम इनकी डिकम्पोजिशन भी होती है। क्या होती है, डिकम्पोजिशन, खुद ब खुद डिकम्पोज होते हैं। ठीक है ना, मतलब एट दैट सेम टाइम, at the same time decomposition takes place। ठीक है, at the same time decomposition takes place, यानी यहां पे क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है ना, तो अगर डिकम्पोजिशन हो रही है, एक तो आप ये तो करंट को फ्लो होने देते हैं खुद में, और फ्लो जब होता है तो मतलब क्या, इनमें डिकम्पोजिशन भी होती है इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है ना, अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, इट डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड अल्फा। उस फैक्टर को हम क्या बताते हैं, अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है ना, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ क्या, डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब कौन कितना आयोनाइज हो रहा है, कौन कितना डिसोसिएट हो रहा है, वो उतना स्ट्रांग होगा। इसलिए 2 टाइप्स के होंगे, एक दैट इज कॉल्ड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, strong electrolytes are those electrolytes which conduct electricity to a larger extent, जो larger extent तक electricity conduct करते हैं। और weak electrolytes क्या है, वो
स्मॉल एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर ये लार्ज एक्सटेंट तक कंडक्ट करते हैं मतलब इनमें फिर क्या होगी, कंप्लीट आयोनाइजेशन। इनमें फिर क्या होती है, कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है ना। और कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, इट विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है ना। आपके पास NaCl है, इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है ना। आपके पास KCl है, इट विल ब्रेक इनटू K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आपके पास NaOH है, इट विल पॉजिटिव Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। आपके पास कोई H2SO4 है, इट विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव SO4 2 माइनस। मतलब इन वाले सिस्टम में हमेशा आयोनाइजेशन कंप्लीट होती है, और कंप्लीट आयोनाइजेशन मतलब का दे विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। और अगर आप इनकी बात करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, दे विल आयोनाइज टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक आयोनाइज होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे ना इनमें कंप्लीट नहीं, इनमें फिर कौन सी आयोनाइजेशन होगी, पार्शियल आयोनाइजेशन। कौन सी आयोनाइजेशन होगी, पार्शियल आयोनाइजेशन। होता क्या है, आपके पास मानो HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, या मिथेनोइक एसिड आप बोलोगे, ये तो आपको पता है इट ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव एंड HCOO नेगेटिव, ठीक है ना, यही होता है। बट रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, देयर इज इक्विलिब्रियम एग्जिस्टेंस बिटवीन आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं हो रही है, आयोनाइजेशन नहीं हो रही है। अगर आयोनाइजेशन नहीं हुई तो ये स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा कि वीक बिहेव करेगा, इट विल एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए दूसरे एग्जांपल आप देख सकते हो, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, या हाइड्रोजन साइनाइड HCN, या मर्करस क्लोराइड HCl2, या जिंक क्लोराइड होंगे ZnCl2, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड होंगे NH4OH, ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होंगे CaH2, ठीक है ना, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होंगे AlOH ये सब के सब इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है। और सब के सब इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन का मतलब कि यहां पे आयोन्स जो है सारे फ्रीली मूव नहीं होता है, मूव नहीं हो पाते सभी। अगर नहीं हो रहे तो मतलब उनमें पार्शियल आयोनाइजेशन हुई, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मेन पार्ट जो है, द मेन पार्ट दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, जितना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, उतना ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और आपको याद रखना है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इनमें हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, याद रखिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1, एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1। अब क्योंकि 1 का यहां 1 की बात हो रही है, तो मतलब यहां पे कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रही है, और वहां से 1 से कम है, ठीक है ना, तो मतलब कंप्लीट नहीं, वीक आयोनाइजेशन होगी, मतलब पार्शियल आयोनाइजेशन होगी। अगर उसको चाहिए कि मुझे बराबर 1 तक पहुंचना है, टू रीच इट्स हाईएस्ट वैल्यू, देन देयर इज अ मेथड, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड डाइल्यूशन मेथड। दैट मेथड इज कॉल्ड डाइल्यूशन मेथड। मतलब आप क्या करोगे, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कंटिन्यूअसली डाइल्यूट करिए, तब तक डाइल्यूट करिए, कब तक डाइल्यूट करिए, जब तक कि सारे आयन जो है वो आयोनाइजेबल ना बने। और जैसे वो आयोनाइजेबल बने ना, मतलब वो किसी डाइल्यूशन पे होगा ना, जब आप डाइल्यूट कर रहे हो, एक ऐसे स्टेज पे होगा कि सब आयन्स फ्री हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वो कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। मतलब एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन वी कैन इंक्रीज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर रूल दैट इज कॉल्ड Ostwald's dilution method. That is called Ostwald's dilution method. That is called Ostwald's dilution method. And Ostwald's dilution method means we increase, ठीक है ना, we can increase the degree of dissociation or ionization for weak electrolytes to higher limit by continuously by using a method that is called Ostwald's dilution method. And what is Ostwald's dilution method? To dilute the weak electrolytes, ठीक है ना। और dilute इतना करिए कि आप एक ऐसी जगह पे पहुंचे, that जगह is called unity, जहां से मैक्सिमम जो उसमें जो ये आयन्स होंगे वो सब के सब आयोनाइजेबल होंगे। तो मींस वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा उस टाइम, कहां तक, 1 तक। यहां तक अल्फा का वैल्यू 1 था, यहां का अल्फा लेस देन 1, और ये भी कोशिश करेगा ना, मैं मुझे 1 तक पहुंचना है, तो 1 तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना होगा, कंटिन्यूअसली आपको डाइल्यूशन करना पड़ेगा। और आप इतना डाइल्यूशन करिए कि ये उस तक पहुंचे, और जब ये उस जगह पे पहुंचे, दैट इज इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहां से
इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर आयोनाइजेबल इन द सॉल्यूशन। कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइजेबल हुए हैं किसमें, सॉल्यूशंस में, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना। और एक और टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे, द लास्ट पार्ट। तो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, दैट इज गैल्वानिक सेल। तो फिलहाल एंड एक और है, दीज आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। These are called non-electrolytes. And what are non-electrolytes? Non-electrolytes का मतलब सिंपल है, ठीक है ना। These do not conduct electricity at all. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, कंडक्ट ही नहीं कर रहे, they do not allow to conduct electricity, मतलब these are called non-electrolytes. And this में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में इथाइल अल्कोहल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और है, दैट इज यूरिया, ठीक है ना। या अगर यूरिया है, ग्लिसरीन एक है, या ग्लूकोज, ठीक है ना। या आपके पास शुगर है, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दे डू नॉट अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट यहां से हमने जो पढ़ा कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, कैसे आप रिडक्शन देख सकते हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब वहां पे क्या होगा, वो सबस्टेंस जिनमें टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब उनकी ऑक्सीडेशन होगी। जो सबस्टेंस जिनमें टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब उनमें रिडक्शन होगी। फिर हमने बताया कि जो रिडक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट दीज आर जनरली कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस, मतलब दे टेक साइड बाय साइड। फिर हमने पढ़ा कि अगर ये साइड बाय साइड हो रहे हैं तो एक साइड से अगर रिडक्शन होगी तो दूसरे साइड से ऑक्सीडेशन होगी। फिर वहां से निकल के हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े, वहां से हमने पढ़ा कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर हमने बोला कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी ये कहां किन सेल्स में होता है, तो मैंने बता दिया दैट सेल्स आर कॉल्ड गैल्वानिक सेल्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, तो हमने बताया कि दीस सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो कहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, कहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कहां आप नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस कर सकते हो। एनोड किस टाइप के होंगे, कैथोड किस टाइप के होंगे। एनोड का मतलब है जहां पे जनरली ऑक्सीडेशन हो, और कैथोड का मतलब जहां पे और रिडक्शन हो। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में का एनोड वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ा होगा, और नेगेटिव जो वाला पार्ट होगा दैट इज कैथोड, वो किसके साथ जुड़ा होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है ना। तो वहां से इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होंगे, इलेक्ट्रोड्स कैसे होंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोड्स के कितने टाइप्स हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, ये सारा हमने कंक्लूड किया। तो इंशाल्लाह आप लोग इस पे खुद भी नोट्स बना सकते हो। इनकेस आपको नोट्स की फिर भी जरूरत पड़े, ठीक है ना, तो आप क्या करिएगा, इनबॉक्स में मैसेज करिएगा, ठीक है ना, तो हम आपको नोट्स भी इशू करेंगे, ठीक है। टू बी कंटिन्यूड। अस्सलाम वालेकुम।